गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपके सिलेबस में इसके अंदर दो चीज़ें इंक्लूड हैं, होमोजीनियस इक्वेशन एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन वो होती हैं जिनके इक्वल टू में जीरो होता है, और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन वो होती हैं जहाँ आपके इक्वल टू में जीरो नहीं होगा, वहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होंगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल्स टू जीरो, 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल्स टू जीरो, x माइनस 11y प्लस 4z इक्वल्स टू जीरो। हमें इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये तीनों इक्वेशन क्या है हमारी, क्योंकि RHS की वैल्यू हमारी जीरो है, तो यानी तीनों इक्वेशन हमारी क्या है, ये होमोजीनियस। अब यहाँ लीनियर सिस्टम की बोला इसे हमने, x की पावर कितनी है 1, y की पावर कितनी है 1, z की पावर कितनी है 1, यानी सबकी सारे वेरिएबल्स की पावर 1 है, इसलिए हमने इसको लीनियर सिस्टम बोला। लीनियर यानी पावर 1 होती है। तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स बनाएंगे ए। मैट्रिक्स ए कैसे बनेगी, x के कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट, यानी 1 3 माइनस 2 2 माइनस 1 4 1 माइनस 11 और 14, ये मैट्रिक्स ए बन गई। कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स के अंदर आएगा आपके अननोन वेरिएबल क्या क्या है, एक्स है, वाई है और जेड है, तो एक्स वाई और जेड। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है ए एक्स इक्वस टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू में जीरो लिखा हुआ है इसलिए हम क्या रखेंगे ए एक्स इक्वस टू जीरो। अब आपको क्या करना है, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए इनटू द इक्विवेलेंट फॉर्म। आपको मैट्रिक्स ए को इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इक्विवेलेंट फॉर्म जो हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी रैंक निकालने का मेथड जो होता था, क्या थी इक्विवेलेंट फॉर्म, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट शुड बी वन, पहली रो का पहला एलिमेंट वन होना चाहिए। आपकी जितनी रो बचती हैं उन सब दोनों के पहले पहले एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी यहाँ तो वन बनाया है, आपको टू को भी जीरो बनाना पड़ेगा और वन को भी जीरो बनाना पड़ेगा। टू कैसे जीरो बनेगा, रो टू पे ऑपरेशन लगा देंगे, रो टू माइनस टू आर वन, और आर थ्री पे ऑपरेशन लगा देंगे, आर थ्री माइनस आर वन। उससे क्या होगा, आपके दोनों एलिमेंट जीरो बन जाएंगे। फिर आपको देखना है कि आपकी इस पूरी की पूरी मैट्रिक्स में, रिजल्टेंट मैट्रिक्स में और कितनी वैल्यू जीरो बन सकती है। तो जब आप चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि रो थ्री और रो टू की हेल्प से पूरी की पूरी जीरो बन जाएगी। ऑपरेशन जब भी लगाएंगे वो नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे, यानी कोशिश करना है आर थ्री माइनस आर टू करें, आर थ्री प्लस आर टू करें, आर टू माइनस आर थ्री ना करें। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, आपको नीचे की तरफ से जीरो बनानी शुरू करनी है। पहले फर्स्ट एलिमेंट को वन बनाओ, फिर बाकी बची रो के फर्स्ट एलिमेंट को जीरो बनाओ, और फिर कोशिश करो कि नीचे की रो से ऊपर तक जीरो बनाने की। हमने रो थ्री यहाँ पे पूरी की पूरी जीरो बना ली है। तो जब ये पूरी की पूरी जीरो बन गई तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या कहलाएगी, दो। रैंक दो की हुई, रैंक का मतलब क्या होता था, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो यहाँ पे नॉन जीरो रो कितनी है, फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि थर्ड रो तो पूरी की पूरी जीरो हो गई, इसलिए नॉन जीरो रो कितनी रह गई हमारे पास, दो रह गई। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो जब दो है तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी हो गई, दो। अननोन वेरिएबल कितने थे हमारे पास, तीन, यानी एक्स वाई और जेड। टोटल वेरिएबल कितने थे हमारे पास, तीन। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फॉर्मूला होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फॉर्मूला होता है एन माइनस आर। एन यानी नंबर ऑफ वेरिएबल कितने थे, आर यानी रैंक। तो थ्री माइनस टू इक्वल्स टू वन, तो सो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल नॉट इक्वल्स टू जीरो, सो सोल्यूशन एग्जिस्ट। यानी अगर आपकी इसकी वैल्यू जीरो नहीं आई, यानी आपकी रैंक की वैल्यू नंबर ऑफ वेरिएबल से छोटी है, तो आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो जब सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो आपके पास दो रो बच रही थी, तो फर्स्ट रो की एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करी, वन एक्स प्लस थ्री वाई माइनस टू जेड इक्वल्स टू जीरो। दूसरी रो माइनस सेवन एक्स प्लस एट वाई इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, एट जेड इक्वल्स टू कितना हो गया, जीरो। फिर आप इस पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा देंगे, यानी एक्स अपॉन वाई अपॉन जेड अपॉन इक्वल्स टू किसी स्केलर के मान लिया हमने के। जब आप x के लिए एंट्री लिखेंगे तो x को हाइड करा, थ्री और माइनस सेवन, माइनस टू और एट। y के लिए एंट्री लिखेंगे तो माइनस टू और एट, वन और जीरो। और z के लिए एंट्री लिखेंगे तो वन और जीरो, थ्री और माइनस सेवन। फिर आपने इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, तो आपका नीचे बचा 24 माइनस 14, जीरो माइनस एट माइनस सेवन। सॉल्व करने पर x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू माइनस एट, जेड इक्वल्स टू माइनस का 7। तो x की वैल्यू 10 के आ गई, y की वैल्यू माइनस एट के आ गई, जेड की वैल्यू माइनस सेवन की आ गई। के को हम एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि हमारा माना हुआ स्केलर है, तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू 10 हो गई, y की वैल्यू माइनस एट हो गई, जेड इक्वल्स टू माइनस सेवन हो गया। आपको चेक करना है आपका आंसर सही है या गलत है। आप इन तीनों वैल्यू को इन तीनों में से किसी भी इक्वेशन में रख के देख लीजिए, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका आंसर गलत है। ये तो हुआ फर्स्ट केस, जब आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट केस है जब आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स थी, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो, टू एक्स माइनस वाई माइनस थ्री जेड इक्वल्स टू जीरो, थ्री एक्स माइनस फाइव वाई प्लस फोर जेड इक्वल्स टू जीरो, एक्स प्लस 17y प्लस फोर जेड इक्वल्स टू जीरो। हमने वही वाला काम करा, ए एक्स इक्वल्स टू जीरो कर दिया, तो ए की वैल्यू क्या होगी, वन वन वन, टू माइनस वन और माइनस थ्री, थ्री माइनस फाइव फोर
1, 17 और 4, और यहाँ ब्रैकेट में कितना आएगा x, y और z, क्योंकि तीन अननोन है। इक्वल्स टू कितना हो गया 0। कन्वर्ट मैट्रिक्स ए इंटू इक्लन फॉर्म। इक्लन फॉर्म वही, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 बनाना है, बाकी सारे एलिमेंट क्या बनाने हैं 0। और फिर उसके अलावा फिर हमें कोशिश करनी है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इसके अंदर 0 बना सके। तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि हमारी नीचे वाली 4 रो तो पूरी की पूरी 0 बन गई, पर जो शुरू की 3 रो बनी है वो पूरी 0 नहीं बन पाई है। तो यानी इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो गई 3। अननोन वेरिएबल कितने थे 3, तो n माइनस आर, 3 माइनस 3 कितना हो गया 0। सो नो लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, यानी इसका कोई भी लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन नहीं है। और जिसका लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन नहीं होता उसका केवल एक ही सोल्यूशन होता है, क्या, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0 इज द ओनली सोल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्योंकि इक्वल टू में 0 है, यानी अगर मैं x, y, z तीनों की वैल्यू 0 रख दूँ तो 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास केवल इसका एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और वो क्या होता है 0, 0 और 0। तो ये तो बात हुई हमारी होमोजीनियस इक्वेशन की। नेक्स्ट है आपका नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी होती है आपकी, जिसके आपके इक्वल टू में 0 नहीं होगा। अब होमोजीनियस के अंदर तो बात होती है लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर रैंक छोटी है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, अदरवाइज लीनियरली डिपेंडेंट। अगर वो डिपेंडेंट होता है तो सोल्यूशन कितना होता था 0। और नॉन होमोजीनियस के अंदर बात होती है कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट की। अगर आपकी रैंक ऑफ ए छोटी है रैंक ऑफ बी से, तो इनकंसिस्टेंट होगा और कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। जबकि होमोजीनियस में उल्टा था कि अगर छोटा होता था तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता था, अदरवाइज सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता था। इसमें उल्टा हुआ है, अगर आपका वैल्यू छोटी है तो कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी वो इनकंसिस्टेंट है। और बट अगर आपकी दोनों वैल्यू बराबर हैं तो आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। ए तो वो जो आपकी गिवन मैट्रिक्स है, और ए बी को हम बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ए बी को हम क्या बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये ए और बी के मिक्सचर से बनाई जाती है। बना के दिखाता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। आपके पास इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू -3, 3x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू -2, 2x प्लस 4y प्लस 7z इक्वल्स टू 7। ठीक है, इक्वल टू में क्या दिया हुआ है -3, -2 और +7। इक्वल टू में 0 नहीं है, यानी ये नॉन होमोजीनियस का क्वेश्चन है। तो पहले आपने मैट्रिक्स ए बना ली, x के कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट, यानी 1 1 1 3 1 -2 2 4 और 7। मैट्रिक्स x क्या होगी अननोन वेरिएबल यानी x y z, और मैट्रिक्स b क्या होगी जो आपके RHS की वैल्यू है -3 -2 और 7। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनेगी इसकी, 1 1 1 3 1 -2 2 4 7 लिखा आपने, फिर ये कॉलन के साइन लगाए और यहाँ ब्रैकेट में उतार दिया आपने यहाँ b वाली वैल्यू -3 -2 7। तो ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब आपको क्या करना है, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना यानी वही स्टेप आपके फॉलो होंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, रिमेनिंग रो के फर्स्ट एलिमेंट कितने होने चाहिए 0 होने चाहिए, और उसके बाद कोशिश करनी है मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 बनाने की जितनी आप बना पाएँ। ध्यान रखना जो काम इस रैंक ए वाले पोर्शन में होगा वो काम एज इट इज बी वाले पोर्शन में भी होगा। तो यानी कंबाइंडली वो काम इस पूरी की पूरी मैट्रिक्स में होगा। तो जब हमने वो करा तो हमारे पास मैट्रिक्स ये बन के आ गई। ठीक है, अगर मैं रैंक ऑफ ए बी की कंबाइंड रैंक की बात करूं तो रैंक ऑफ ए तो हमारी कितनी हुई 2। क्यों, क्योंकि अगर ये तो मैट्रिक्स ए थी, ये बी वाला पार्ट था, तो ए वाले के अंदर तो थर्ड रो पूरी की पूरी 0 हो गई, तो रैंक ऑफ ए तो कितनी हुई 2। बट अगर मैं पूरी ए बी की बात करूं तो लास्ट में 20 बच गया, तो ए बी की रैंक कितनी हो गई 3। तो रैंक ऑफ ए छोटी हो गई रैंक ऑफ ए बी से, सो इनकंसिस्टेंट, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, इसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, याद रखना एक बार तो रैंक ऑफ ए यानी आपको केवल ये वाला पोर्शन देखना है, और रैंक ऑफ ए बी यानी आपको पूरा का पूरा पोर्शन देखना है। तो पूरे के पूरे पोर्शन के हिसाब से लास्ट में वैल्यू 20 बच रही है, यानी ये वाली रो काउंट होगी। तो रैंक ऑफ ए बी तो 3 है, रैंक ऑफ ए 2 है। तो जब भी रैंक ऑफ ए छोटी होगी रैंक ऑफ ए बी से तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी ये इनकंसिस्टेंट है। नेक्स्ट टाइप लेते हैं कंसिस्टेंट सोल्यूशन के लिए। आपके पास इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 14, और x प्लस 4y प्लस 7z इक्वल्स टू 30। इक्वल टू में 0 नहीं है, यानी सोल्यूशन क्या है आपकी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। तो पहले मैट्रिक्स ए बना ली 1 1 1 1 2 3 1 4 और 7। मैट्रिक्स x बना ली अननोन वेरिएबल यानी x y और z, और मैट्रिक्स b बना ली यानी 6 14 और 30। तब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैट्रिक्स ए बी बनानी है। ए बी कैसे बनेगी, ए वाली मैट्रिक्स कॉलन का साइन, बी वाली मैट्रिक्स
अब कन्वर्ट इनटू ए बी इनटू द इक्लन फॉर्म। इक्लन फॉर्म वही, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, रिमेनिंग रो के फर्स्ट एलिमेंट 0 होने चाहिए, और फिर कोशिश करिए उसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम 0 बनाने की विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ये सब हम पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो जब आपने बनाना शुरू करा तो आपके नीचे वाला पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो गया, 0। तो यानी कि मैं रैंक ऑफ ए की बात करूं, नॉन जीरो रो कितनी है, 2, तो रैंक ऑफ ए कितनी हो गई, 2। और रैंक ऑफ ए बी अगर कंबाइंड बात करूं, अब ये पूरा का पूरा पोर्शन 0 है, यानी रैंक ऑफ ए बी भी कितनी हो गई, 2। तो जब भी रैंक ऑफ ए इक्वल हो गई रैंक ऑफ ए बी के, तो सॉल्यूशन क्या होगा आपका, कंसिस्टेंट। और जब कंसिस्टेंट होगा तो हम उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, अगर वो इनकंसिस्टेंट होता तो हम उसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो जब सॉल्यूशन कंसिस्टेंट हो गया तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा, 6 के, ये हो गया 0x प्लस 1y प्लस 2z इक्वल टू कितना हो गया, 8 के। नीचे से इक्वेशन बन ही नहीं सकती क्योंकि सारी वैल्यू 0 है। तो आपके पास 2 इक्वेशन बन के आ गई यहाँ पे। 2 इक्वेशन और वेरिएबल कितने हैं, 3। तो एक को हमें k मानना पड़ेगा, z को मैंने k मान लिया, तो y प्लस 2z इक्वल टू कितना हो गया, 8। अब आपके पास, तो यहाँ से z की वैल्यू, z को हमने k मान लिया, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 8 माइनस 2z। z की वैल्यू क्या थी हमारे पास, k थी, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 8 माइनस 2k। सिमिलरली फ्रॉम फर्स्ट x की वैल्यू क्या होगी, 6 माइनस 5 माइनस जेड, y की वैल्यू पुट कर दी, z की वैल्यू k की फॉर्म में पुट कर दी, तो x भी आपका k की फॉर्म में निकल के आ गया। तो कुल मिला के आपके पास x इक्वल टू कितना बचा, k माइनस 2, y इक्वल टू बचा 8 माइनस 2k, और z इक्वल टू कितना बचा हमारे पास, k। अब इन अ जनरल सोल्यूशन सिस्टम वेयर k इज अ कांस्टेंट, k हमारा कांस्टेंट। अब यहाँ k की आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, 1 रख लो, 0 रख लो, 2 रख लो, आप कुछ भी रख सकते हैं, पर कंडीशन क्या है कि जो वैल्यू रखें उसके बाद इस वाली इन वैल्यूज़ को इन इक्वेशन के अंदर पुट करके देख लें कि उसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। अगर सेटिस्फाई कर रही है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका आंसर गलत है। आप आंसर चाहे के की फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे 2 टॉपिक इंक्लूड हो गए, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। दोनों के दोनों बिल्कुल इक्विवेलेंट फॉर्म के ऊपर बेस हैं, यानी इसका बेसिक है कि आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट आना जरूरी है, जो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू।